नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। एक जिम्मेदार ब्रॉडकास्टर होने के नाते हम ये मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को, देश के किसी भी मुद्दे को हिंदू मुस्लिम करके देखना गलत है। लेकिन इस देश में कुछ कथित सेकुलर नेता, कुछ कथित राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक के लिए किस तरह से हिंदू मुस्लिम भेद करती हैं, किस तरह से उनका दोहरा चेहरा, दोहरा रवैया, दोहरा मापदंड सामने आता है, किस तरह से डबल स्टैंडर्ड सामने आते हैं, उसका एक उदाहरण आपको देकर आज दो टूक की शुरुआत करूंगा। हल्द्वानी याद है आपको? हल्द्वानी में कई परिवारों ने, सैकड़ों परिवारों ने रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था। अभी भी वो कब्जा है। हाई कोर्ट का आदेश आता है, हाई कोर्ट का आदेश आता है कि अवैध कब्जा हटाए, और उसके बाद प्रशासन के बुलडोजर वहां पहुंचते हैं अवैध कब्जा हटाने के लिए। लेकिन क्या होता है, वहां तमाम पॉलिटिकल पार्टी, नेता, सब लोग बुलडोजर के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि एक भी मकान नहीं टूटना चाहिए। बड़े बड़े वकील, देश के बड़े बड़े वकील, बुद्धिजीवी खड़े हो जाते हैं कि इतने साल से बसे, इनको कैसे उजाड़ा जा सकता है। और उसके बाद बुलडोजरों को रोक दिया जाता है। तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जगह तमाम याचिकाएं लगाई जाती हैं और किसी का घर नहीं टूटता। मीडिया वहां पहुंच जाता है, किसी का घर नहीं टूटता। लेकिन राजस्थान में 25 परिवार कल उजाड़ दिए गए, कहीं कोई चू नहीं बोला। 25 परिवारों के मकानों पर बुलडोजर चल गया, कहीं कोई कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो परिवार हिंदू शरणार्थियों के परिवार थे। वो परिवार दरअसल पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के परिवार थे। लेकिन हल्द्वानी में जो बसे लोग थे उनमें ज्यादातर मुसलमान थे। एक और उदाहरण आपको देता हूं। उत्तर प्रदेश में जब बाबा का बुलडोजर चलता है और माफियाओं के आलीशान मकानों पर चलता है, माफियाओं के आलीशान अवैध मकानों पर जब योगी आदित्यनाथ बाबा का बुलडोजर चलता है, तो पूरे देश में हाहाकार मच जाता है कि ये तो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, जबकि माफियाओं के अवैध मकानों पर बुलडोजर चलता है। लेकिन हल्ला यह होता है कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन राजस्थान में एक महीने के अंदर दो बार हिंदू शरणार्थियों के घरों पर बुलडोजर चल जाते हैं। कहीं कोई चू नहीं बोलता, कहीं कोई आवाज नहीं आती। और दो टूक में आज यह आवाज जरूर उठेगी। लोग कर्नाटक की चिंता कर रहे हैं कि कर्नाटक में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, सिद्धरामैया या डीके शिव कुमार। तमाम जगह इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन इन परिवारों का दर्द उठाने वाला कोई नहीं है। इसलिए आज दो टूक में उनकी बात होगी जिनका पहले देश छूटा और फिर घर टूटा, लेकिन उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। दो टूक में इसी पर चर्चा होगी। इससे पहले आइए देखिए किस बेदर्दी से राजस्थान में जैसलमेर प्रशासन के बुलडोजर इनके घरों पर चढ़ा दिए गए। महिलाएं रोती रहीं, बिलखती रहीं, कई बेहोश हो गई। और जैसलमेर का टेम्परेचर, तापमान इस वक्त 45 डिग्री है। कल्पना कीजिए, 45 डिग्री दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर में 40 डिग्री, 35 डिग्री टेम्परेचर में लोग अपने घरों में एसी चलाकर रहते हैं। लेकिन ये हिंदू शरणार्थी हैं, इसलिए ये लोग मजबूर हैं कि 45 डिग्री टेम्परेचर में भी छत पर, घर के उनके सर पर कोई छत नहीं है, कोई दीवार नहीं है जो उनको धूप से बचा सके, लेकिन 45 डिग्री तापमान में ये खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर है। देखिए जरा क्या कुछ हुआ था जैसलमेर में और किस बेदर्दी से, बेशर्मी से इनके घरों पर बुलडोजर चला दिए गए। देखिए जरा।
हॉस्पिटल में भर्ती है। उधर लाठियाँ ठोकिया, गेंदा ठोकिया, पुलिस वाला लुगाए पुलिस वाले होते वो उमा बेचारियाँ को ठोकिया नहीं, पुलिस वाला आदमी ठोकिया। मिंदर हो तो मिंदर पास में, मिंदर के पास में झूपड़ी होती, झूपड़ी ने आग लगाई। फिर सब लोग ऐसे घायल हो गए, रोआ पिटा, तो हमारा सब मकान दौड़ पकड़ कर दिया। मैं दुखी हाँ, परेशान हाँ, मुझे जगह मिली जाए, मैं दुखी हाँ। पाकिस्तान से प्रताड़ित आए हिंदू जिनके लगातार वहाँ आस्थाओं पर हमला हो रहा था, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी, यहाँ आश्रय लेने आए थे, सरकार की सहानुभूति लेने आए थे, लंबे समय से नागरिकता की मांग कर रहे थे, गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे, उनके मकानों को तोड़ना, पहले जोधपुर में फिर जैसलमेर में, ये मानवता की क्रूरता की हदों से पार होना है। ये बहुत पीड़ित लोग हैं, वहाँ से आए हैं। इनको बाकायदा अमर सागर के पास जगह खूब पड़ी है, हीलों के खूब 200-300 घर है। आराम से उन बिरादरी के साथ रहो, वहाँ पानी की समुचित व्यवस्था होगी, वहाँ बिजली की व्यवस्था होगी। हम भी मानते हैं कि ये पीड़ित लोग आए हैं, उनके पास से व्यवस्था करनी पड़ेगी। प्रशासन ने हमारी महिलाओं बहनों पर जो लाठीचार्ज किया, जिसमें 3 महिलाएं जो घायल हुई है, वो अभी भी जवाहरलाल जो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसमें एडमिट है। कि एक कलेक्टर की, प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जिस तरह के जो लोग आ रहे हैं, माइग्रेशन का सिलसिला काफ़ी समय से जारी है, आज तक आए दिन जो है लोग जत्थों की सूरत में आ रहे हैं, तो इनको एक कम से कम शेल्टर प्लान बनाना चाहिए, रिसीविंग मैकेनिज्म होना चाहिए। शरणार्थी कहने के बावजूद भी इनको शरण नहीं दी जा रही है। जहाँ भी ये बैठते हैं सरकारी जगह पर, तो उनका घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है, उन्हें बेघर कर दिया जाता है, उसके बाद में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो आपने देखा किस तरह से कल इनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया, पहले जैसलमेर में और उसके पहले जोधपुर में। कुछ गिनती के ये जो हैं 150 लोग थे। 150 लोगों को कहीं बसाया जा सकता था, 150 लोगों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती थी अगर उनके मकान अवैध हैं तो, लेकिन बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए, बिना 24 घंटे का नोटिस दिए, इस तरह से इनके घरों पर बुलडोजर चढ़ा दिया गया। कहीं कोई आवाज नहीं आई, क्योंकि ये पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी हैं। इसी को लेकर आज चर्चा, आज डिबेट होगी। 2 टूक में मेरा आज का सवाल आपके सामने है। आज 2 टूक में मेरा सवाल जो है, जिस पर आज की चर्चा, आज की डिबेट को हम बढ़ाएंगे, देश बेगाना टूटा आशियाना, आखिर पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी जाएं तो जाएं कहां। जी हां, सवाल एक बार फिर सुनिए, देश बेगाना टूटा आशियाना, आखिर पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी जाएं तो जाएं कहां, यह मेरा सवाल। और इस पर आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ 5 लोग जो है इसकी आज की चर्चा, आज की डिबेट में जुड़ेंगे। आइए, जुड़ चुके हैं। मैं 5 मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी जुड़ चुके हैं, राजस्थान बीजेपी के प्रवक्ता है लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी। लोकेश जिंदल जी मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता हैं लोकेश जिंदल जी। मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल जी जुड़े हैं। सैयद जवाद जी मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और ललित शर्मा मेरे साथ राजस्थान से जुड़ रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप 5 मेहमानों का शुक्रिया, स्वागत। सबसे पहले मैं लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी आपसे पूछना चाहता हूं, ये पूरी घटना जो है ये क्यों हुई, कौन जिम्मेदार है इसका? इस तरह से क्यों इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई? राजस्थान में जो हिंदू शरणार्थी आए हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद नहीं है इनकी, जितने जितने भारत में इतनी बड़ी तादाद में घुसपैठिए रह रहे हैं, उनका ये 1% हिस्सा भी नहीं है, लेकिन इनको क्यों एकोमोडेट नहीं किया जा रहा है? देखिए अशोक जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने उन गरीबों की, उन मजलूम लोगों की जिनकी आवाज कोई बनने की कोशिश भी नहीं कर रहा है,
उसको आपने अपने इतने बड़े चैनल पर आवाज दी है। मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं। देखिए, पहले जोधपुर में जिस तरह इन्होंने ऐसे ही शरणार्थियों के ऊपर बुलडोजर चलाया, और उसका कुछ दिन ही नहीं हुए, 15-20 दिन बाद में उन्होंने जैसलमेर के ऊपर बुलडोजर चला दिया। जैसलमेर में टेम्परेचर अभी 45 डिग्री सेल्सियस है, और दोपहर में इन्होंने बुलडोजर चलाया। वहां महिलाएं, जहां लू चल रही है, जहां पर भीषण लू चल रही है, वहां पर महिलाएं, इनके वहां पर जिस तरह की उनकी स्थिति थी कि उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, उनके घर ढहा दिए गए, और उसके बाद उनको एम्बुलेंस में जिस तरह लेकर जाया गया, 3 लोग अभी भी एडमिट है। आप समझिए कि मैं राजस्थान के बाहर की बात नहीं करूंगा, राजस्थान के अंदर भी कई सारे ऐसे शहर हैं जहां रोहिंग्या शरणार्थी, जहां पर अवैध शरणार्थी, जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़ी तादाद में रहते हैं, हजारों की संख्या में रहते हैं और बरसों से रह रहे हैं। और वो कहां रह रहे हैं? वो राजधानी में रह रहे हैं, मुख्यमंत्री के घर के पास में रह रहे हैं, मंत्रियों के घरों के पास में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी अच्छी कॉलोनियों के अंदर रह रहे हैं। इन लोगों का दोष क्या है? ये लोग उस देश के हैं जो बंटवारे के समय दूसरे हिस्से में चला गया, और वहां पर इनके साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव हुआ। न केवल भेदभाव हुआ, बल्कि इनकी बहन बेटियों की अस्मत वहां पर लूटी गई, इनकी हत्या करने की वहां कोशिश हुई, इनके कई सारी साथी वहां मार दिए गए धर्म के आधार पर। जब वो वहां से शरणार्थी होकर भारत जैसे देश में आए, जो कि इनका मूल देश है, जहां पर इनका अधिकार बनता है आना, वो यहां पर आए अपना शरण लेने के लिए, तो भारत जिसकी परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम की, जिसकी राजस्थान जिसकी परंपरा है पधारो हमारे देश की, उस राजस्थान में आकर इन्होंने शरण ली। आपने भी उनकी बाइट सुनाई है, पूरा देश आपके चैनल के माध्यम से देखता है कि उनके पहनावे में, उनकी भाषा में, उनके रहन सहन में किस तरीके से वो भारतीय नहीं लगते। वो एक अपने देश के हिस्से में आए हैं शरण लेने के लिए, अपनी बहन बेटियों की अस्मत बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार उनके ऊपर लाठी चलाएगी, वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार उनके घरों पर बुलडोजर चलाएगी। और ये कोई लाल किले के सामने रह रहे हैं क्या? ये मुख्यमंत्री के आवास के सामने रह रहे हैं क्या? इनसे ट्रैफिक इशू है क्या? इनसे किसी रईसजादे की इमारत पर कलंक पड़ रहा है क्या? ये उस जगह पर रह रहे हैं जहां पर दूर दूर तक कोई ट्रैफिक नहीं आता, उस जगह पर रह रहे हैं जहां लोगों को इनसे कोई परेशानी नहीं है। अगर वहां आकर ये लोग बस रहे हैं, अपने प्राणों की रक्षा के लिए बस रहे हैं, तो आज सरकार को इनसे दिक्कत क्या हो गई? सरकार क्यों ऐसे काम करती है जिससे राजस्थान के माथे पर कलंक लगता है, राजस्थान की पधारो हमारे देश की संस्कृति पर कलंक लगता है? ये लोग इसलिए आज यहां पर प्रताड़ित हैं क्योंकि ये हिंदू है। आपको याद दिलाता हूं अशोक जी कि जो सीए कानून भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लेकर आई थी, ऐसे ही शरणार्थियों को शरण देने के लिए, जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में पीड़ित हैं, उनको शरण देने के लिए लेकर आई, तो राजस्थान की इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उसका विरोध किया। यहां तक विरोध किया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री शहीद स्मारक पर वहां जाकर लोगों को उकसाने का काम कर रहे थे। 50-60 हजार लोगों की भीड़ लेकर, एक समुदाय विशेष की भीड़ लेकर जयपुर में मार्च निकाल रहे थे इसी सरकार के मुख्यमंत्री। और आज जो कुछ संख्या में, जैसा आपने कहा 150 लोग वहां पर है, उन लोगों को शरण देने में भी, शरण तो छोड़िए, वो तो शरण पहले से लेकर बैठे हैं, वो वहां जहां रह रहे हैं लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, किसी आपराधिक गतिविधि में लिंक नहीं है, कहीं पर उनका कोई ऐसी कोई गतिविधि नहीं है जिससे देश की सुरक्षा को खतरा होता हो, समाज की सुरक्षा को खतरा होता हो। अगर उनके ऊपर आप बुलडोजर चला रहे हो तो आप राजस्थान के माथे पर कलंक लगा रहे हो। उस राजस्थान के माथे पर कलंक लगा रहे हो जिसने दूसरे लोगों को शरण दी है, उस राजस्थान के माथे पर कलंक लगा रहे हो जिसका इतिहास है, जो दूसरे लोगों को शरण देता है, दूसरों के पीड़ित शोषित लोगों की आवाज बनने का काम करता है। ओके, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल यह भी होगा, ठीक है सरकार ने तो किया, लेकिन सवाल यह भी उठता है लक्ष्मीकांत जी कि बीजेपी वहां प्रमुख विपक्षी पार्टी, एक मिनट सैयद जवाद जी रुकिए, एक मिनट आऊंगा। सवाल यह भी उठता है कि बीजेपी वहां पर मुख्य अपोजिशन पार्टी में, आप लोग क्यों नहीं इसको लेकर के एक बड़ा आंदोलन खड़ा करते? क्या ये 150 लोगों की संख्या कम है, या आपको लगता है कि, मैं इस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जरा लोकेश जिंदल जी और बाकी लोगों को, मेहमानों को ले लेता हूं। लोकेश जिंदल जी, क्या राजस्थान सरकार का ये अमानवीय क्रूर चेहरा नहीं है? वो राजस्थान के मुख्यमंत्री जो सीए के खिलाफ जो है जहर उगल रहे थे कि भाई ये कैसे हो सकता है, आज वो हिंदू शरणार्थियों को जो है कुछ 150 परिवारों को एकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो राजस्थान की सरकार की एक निर्धारित पॉलिसी है, राजस्थान होमलेस अपलिफ्टमेंट एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी 2022, जिसके तहत राजस्थान सरकार किसी भी ऐसे होमलेस व्यक्ति को रिहैबिलिटेट करती है, उन्हें घर देती है, बशर्ते कि वह रेसिडेंट हो, और उसके पहले उनके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए। इसमें केंद्र की भी भूमिका बहुत आवश्यक है, क्योंकि केंद्र को जो है, अब ये 150 जो लोग आए हुए हैं, ये ना तो भारतीय नागरिक हैं, भारतीय सिटीजन नहीं है, तो एक तरह से किस आधार के ऊपर इनकी पहचान की जाए, किस आधार के ऊपर इन्हें जो है किसी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कराई जाए, इस पर जो है सेंटर की गाइडलाइंस इशूड होनी चाहिए किसी प्रकार का है। क्योंकि देखिए, सिटीजनशिप जो है ये सेंटर का सब्जेक्ट आता है, पार्लियामेंट निर्धारित करता है।
इन सब अगर डिटेल्स के बिना किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट इन्हें किसी प्रकार का रिलीफ दे पाएगी? अगर इस तरह से कोई भी नीति, बात हिंदू या मुस्लिम की नहीं है। देखिए, कलेक्टर साहिबा ने जो भी कार्य किया वो एज पर प्रोसीजर ऑफ लॉ किया, लेकिन संवेदनशील होने के कारण, सोशल जस्टिस के नाते उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। मैं उनके साथ हूं, लेकिन इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर गाइडलाइंस इशू करनी होगी कि इस प्रकार के अगर शरणार्थी आते हैं किस प्रकार का प्रोसीजर फॉलो किया जाए, ताकि अगर कोई गर्मी होती है या किसी भी प्रकार की ऐसी आपदा में उन्हें बेघर ना किया। लोकेश जी, ये जो आप प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, ये मैं जरूर लक्ष्मीकांत जी इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, मान लीजिए कि ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, मुझे नहीं मालूम, मैं अभी बाकी लोगों से भी इस सवाल को लेकर आगे बढ़ाऊंगा चर्चा को, लेकिन क्या यह उचित है कि 24 घंटे भी आप किसी को, इतनी भरी गर्मी में, दोपहरी में आप 24 घंटे की मोहलत नहीं देते किसी को? और दूसरी बात यह कि अगर बिना गाइडलाइन हुए, क्या सीए को लेकर केंद्र सरकार का ही कानून था ना, केंद्र सरकार ने कानून बनाने की बात की थी, तब तो उन्होंने नहीं कहा कि यह केंद्र सरकार की गाइडलाइन हम मान लेते हैं, तब तो अशोक गहलोत जी ने, राजस्थान सरकार ने नहीं कहा, तब तो उसका विरोध कर रहे थे। तो कम से कम 150 परिवारों के रहने की कोई व्यवस्था कर देते। इतनी तो मानवीयता दिखाई जा सकती थी ना। उसके लिए, मानवीयता दिखाने के लिए कौन सी गाइडलाइन चाहिए? देखिए, मानवीयता के आधार पर गहलोत सरकार ने जो कदम उठाए हैं राजस्थान में, वो वाकई में प्रशंसाजनक है। हर परिवार को 25 लाख का बीमा दिया गया है। मैं इन परिवारों की बात कर रहा हूं सर, 150 परिवारों में जी, इन परिवारों में केंद्र सरकार को चाहिए किसी प्रकार का जो है प्रावधान इशू किया जाए, इनके पहचान पत्र लाए जाए, ताकि इनकी पहचान हो सके, इनको एक तरह से नागरिकता दी जाए, टेम्पररी नागरिकता दी जाए, ताकि जो स्टेट है वो किसी प्रकार से इनके रिलीफ का प्रबंधन कर सके। देखिए, जो अगर उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है तो राजस्थान सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। देखिए, राजस्थान सरकार और केंद्र दोनों को मिलकर देखिए, आर्बिट्ररीली कोई भी लॉ पास नहीं किया जा सकता। सर, मैं लॉ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मानवीय आधार पे बात कर रहा हूं, मैं तो लॉ की बात ही नहीं कर रहा हूं। प्रशासन केवल और केवल जो कानून विधानसभा द्वारा बनाया जाएगा उसी को लागू करेगा। अब इस पर अगर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर गाइडलाइंस इशू नहीं करते हैं, प्रशासन आर्बिट्ररीली किसी भी प्रकार का कदम नहीं उठा सकता। के ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए, इसको हिंदू और मुस्लिम एंगल से देखना गलत है। मैं ये कहूंगा कि केंद्र और राज्य को चाहिए कि किसी प्रकार की गाइडलाइन इशू की जाए। इसमें केंद्र की भूमिका बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम नागरिकता की बात करते हैं, सिटीजनशिप की बात करते हैं। एक मिनट रुकिए, विनोद जी, मैं आ रहा हूँ, विनोद जी आ रहा हूँ। लोकेश जी एक मिनट, मैं आपने जो सवाल उठाया ना, मैं अभी विनोद जी से और लक्ष्मीकांत जी से इसका जवाब लेता हूं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, मुझे अब तक जिस चर्चा में एक बात समझ आ रही है कि अगर हिंदू भी चाहते हैं ना, शरणार्थी जो हिंदू बाहर से आते हैं वो चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहें, तो फिर उनको भी जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी है ना, उनकी तरह अवैध दस्तावेज बनवा लेने चाहिए। क्योंकि मैं राजस्थान पत्रिका की एक रिपोर्ट देख रहा हूं, राजस्थान पत्रिका की रिपोर्ट एक कहती है कि हजारों तादाद में, एक मिनट सर, मैं आपको बताता हूं सैयद जवाद जी, मैं क्यों बात कर रहा हूं, रुकिए एक मिनट, इतना अधीर मत होइए, मैं बता रहा हूं। राजस्थान पत्रिका की एक रिपोर्ट कहती है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए सैकड़ों की तादाद में राजस्थान के अंदर रह रहे हैं अवैध दस्तावेज बनवाकर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राजस्थान, एक मिनट रुकिएगा लोकेश जी एक मिनट रुकिएगा। मैं ये कह रहा हूं, मैं राजस्थान पत्रिका की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कह रहा हूं कि ये हजारों की तादाद में बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए कई सालों से रह रहे हैं अवैध दस्तावेज बनवाकर। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि वहां के, सुनिए, मैं आपको ये बता रहा हूं, वहां के पासपोर्ट ऑफिसर मीणा है, सुनिए एक मिनट सर, लोकेश जी एक मिनट, वहां के पासपोर्ट अधिकारी मीणा है, उनका स्टेटमेंट है, वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर सबके पास दस्तावेज हैं तो हम तो मजबूर हैं, हमें उनका पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। अगर सरकार हमें लिख के दे दे कि भैया इनके पास इनके जो दस्तावेज हैं वो गलत हैं, तो हम इनका पासपोर्ट रद्द कर देंगे। इसका मतलब सिचुएशन ये है कि अवैध डॉक्यूमेंट लेकर लोग रह भी रहे हैं, अपने पासपोर्ट भी बनवा लेते हैं, भारत के नागरिक हो जाते हैं, सुरक्षित रहते हैं। एक मिनट रुकिएगा, लोकेश जी रुकिएगा एक मिनट, लक्ष्मीकांत जी, मैं फिर उसके बाद मैं आ रहा हूं जवाद जी और विनोद जी। लक्ष्मीकांत जी, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिए। जो वो कह रहे हैं कि भाई केंद्र सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं है तो हम क्या करें? देखिए अशोक जी, ये वीजा लेकर यहां पर रह रहे हैं, भारत में अवैध रूप से घुसपैठ नहीं की इन्होंने, ये पासपोर्ट लेकर, वीजा लेकर भारत में आए हैं।
और भारत सरकार की एक पॉलिसी है कि उतना टाइम अगर आप देश में बिताते हैं तो उसके बाद उनकी नागरिकता का प्रोसेस आपका शुरू होता है। ये हमारी बनाई हुई पॉलिसी नहीं है, पहले से चली आ रही पॉलिसी। भारत सरकार ने तो सीएए के माध्यम से उसकी टाइमिंग को घटाया है। लेकिन मैं एक जवाब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से आपके चैनल के सामने चाहता हूं, पूरा देश सुन रहा है, कि आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान की सरकार की पॉलिसी है कोई भी अतिक्रमणी अगर वहां पर रह रहा है तो उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा, ये कह रहे हैं। तो आज ये कह दें कि ये तो वीजा लेकर आए हुए शरणार्थी हैं, पासपोर्ट लेकर आए हुए शरणार्थी हैं, इतना बोल दें कि राजस्थान सरकार जो अवैध रूप से राजस्थान में रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या है उनके ऊपर कल से बुलडोजर चलाएगी, बोल दे नेशनल टीवी के ऊपर। अच्छा, उनको भी आपके पास एक मिनट रुकिएगा सर, एक एक करके। तो नहीं, लक्ष्मीकांत जी, आपके पास प्रमाण क्या है कि वहां पर अवैध घुसपैठिए जो है उनको वो सुविधाएं लेकर रह रहे हैं? इस बात का प्रमाण है आपके पास जिनका आप कह रहे हैं कि घर गिरा दीजिए? 25 इंसिडेंट है सर, 25 इंसिडेंट है। आप देखिए, पुलिस ने एक जगह पर चोरी हुई, एक पुलिसकर्मी को बंदी बना लिया एक बस्ती में ले जाकर, वहां पर पुलिस ने छापा डाला तो पता चला अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए थे सारे के सारे। वहां से पूरे चोरी के सामान बरामद हुए, लूट के सामान प्लीज एक एक करके लोकेश जी, मैं आपको रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा। राजस्थान में एक नहीं है, दर्जनों उदाहरण है। ओके, मना कर दे कांग्रेस पार्टी के नेता कि एक भी बांग्लादेशी राजस्थान में नहीं रहता। ओके, लोकेश जी एक मिनट मना कर दीजिए, नहीं रहता। ओके लोकेश जी, आप रिस्पॉन्ड करें, उससे पहले सैयद जवाद और मैं विनोद बंसल जी को। सैयद जवाद जी बोलिए, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। अशोक जी, हम एक संवैधानिक मुल्क के अंदर रहते हैं, तो हमारा संविधान का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा मजबूत है। अब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पता नहीं प्रवक्ता हैं, उन्होंने संविधान को मानते भी नहीं है लेकिन वो पढ़ते भी नहीं। बड़ी समस्या यह है मेरे भाई, प्रवासी में और घुसपैठिए में जमीन आसमान का फर्क होता है। या तो आप ये कहिए कि वो प्रवासी है, या तो ये कहिए कि आप घुसपैठिए हैं। अरे सुन लीजिए, अरे हमें मत बताइए, हाँ हमें मत बताइए। सैयद जवाद जी, किनके लिए आप कह रहे हैं? किनके लिए आप कह रहे हैं? आप और दूसरी चीज नहीं, ये मैं भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन है, उनको डिफरेंस बता दे रहा हूं। नहीं, ये प्रवासी में अरे सुन ली अशोक जी, ये क्या तरीका? सैयद जवाद जी, आप डिफरेंस उनको भी पता है, मुझे भी पता। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो लोग जो रह रहे हैं या जिनके बारे में लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं उनकी जानकारी आप कह रहे हैं गलत है, वो दरअसल प्रवासी हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं या आप इनको घुसपैठिए बता रहे हैं? हाँ भाई, ये डिफरेंस ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके दस्तावेज भी हैं, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं, और वो 150 फैमिलीज या 50 फैमिलीज की बात जिनकी कर रहे हैं आप, अगर उनके पास दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट, सारी चीजें हैं, और केंद्र सरकार को पता भी होगा क्योंकि हमारा एक प्रोसीजर है, हमारा एक जो है अपना कानून है, संवैधानिक नियम के तहत आए होंगे, तो वो प्रवासी हुए, यानी वो अवैध घुसपैठिए नहीं हुए। घुसपैठिए कौन होते हैं कि जिनके पास कोई प्रताड़ित है या चीजें। सैयद जवाद जी, आप कहां जा रहे हैं? सैयद जवाद जी नहीं, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। सुनिए सैयद जवाद जी, विषय पर आकर सैयद जवाद जी प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए सैयद जवाद जी, एक मिनट। सैयद जवाद जी, आप विषय को कंफ्यूज मत कीजिए। पहले तो आप ये बताइए, आप मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप घुसपैठियों और प्रवासियों की बहस क्यों कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, ये जो हिंदू आए, ये कागजों पर आए हुए हैं, ठीक है, ये कागजों पर आए हैं, घुसपैठिए नहीं है, प्रवासी हैं, ठीक है ना, इनको अभी नागरिकता नहीं मिली है, ये वैलिड वीजा पे आए हैं, एक्सटेंडेड वीजा पे है, ये बात ठीक है? प्रवासी कहिए ना फिर इनको। तो मैं तो कह रहा हूं प्रवासी। शरणार्थी में और प्रवासी में फर्क है मेरे भाई। अरे तो प्रवासी है ना, मैं ये कह रहा हूं प्रवासी है ना, प्रवासी हैं क्या? ठीक, आप कह रहे प्रवासी हैं, ये तो आप साबित कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। अच्छा, आप उनको प्रवासी भी नहीं मान रहे? अरे सरकार मान रही है नहीं मान रही? अरे आप क्या मान रहे हैं सर? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, सरकार की बात तो मैं पूछ लूंगा, आप क्या मान रहे हैं? आप इनको प्रवासी भी नहीं मान रहे, आप ये शरण लेने वाले भी नहीं मान रहे, उनको टेक्निकली शरणार्थी हो। एक मिनट, उनको टेक्निकली अभी जो है, अभी उनको अभी क्या अशोक भाई क्यों गोल गोल घुमा रहे हैं? अरे आप घुमा रहे हो सर, बताइए, मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं। नहीं, एक मिनट, मैं आपसे पूछता हूं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, आप रुकिए, एक मिनट। सैयद जवाद, एक मिनट, 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 मेरी एक सवाल का सैयद, नहीं, सैयद जवाद, एक मिनट ना, सैयद जवाद सुनिए, सैयद जवाद सुनिए, सैयद जवाद सुनिए, बहुत ना, मैं आपकी आवाज आपकी इनकी आवाज नीचे करवा दीजिए, इनकी आवाज प्लीज नीचे कर दीजिए, आवाज नीचे कर दीजिए सैयद जवाद की, क्योंकि मैं चिल्ला चिल्ली पसंद नहीं करता। पाकिस्तान में लक्ष्मीकांत जी, आपसे भी निवेदन है, एक मिनट रुकिए, लक्ष्मीकांत जी, एक मिनट, शरणार्थी लेना रहे, उनके समर्थन में है हम। लक्ष्मीकांत जी, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, लक्ष्मीकांत जी, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, सैयद जवाद जी, सैयद एक मिनट रुकिए, सैयद जवाद रुकिए,
मैं कह रहा हूं कि मेरे विषय को कोई कंफ्यूज करने की कोशिश ना करें, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि शरणार्थी हैं, घुसपैठी हैं। सही है जवाब, एक मिनट आप बीच बीच में मत बोलिए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उस सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद मैं विनोद जी आपके पास आ रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हल्द्वानी में आपने शुरुआत करी संविधान से, संविधान की बात ये वो बड़े आपने टेक्निकल वो, मैं आपसे पूछता हूं, हाई कोर्ट ने हल्द्वानी में यह आदेश दिया था कि यह अवैध कब्जा गिरा दिया जाए, ठीक है। मानवीय आधार पर लोग सुप्रीम कोर्ट गए ना, मानवीय आधार पर गए कि नहीं सुप्रीम कोर्ट। मैं ये कह रहा हूं मानवीय आधार पर इनका मकान गिराने से पहले क्या इनको कहीं बसाया नहीं जा सकता था? मैं सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, क्या इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा सकती थी? मैं मानवीय आधार पर, आप संविधान अपना संविधान आप लोग कितना मानते हैं वो हमको शाहीन बाग में दिख गया था। मैं आपसे सीधी सवाल पूछ रहा हूं कि आप क्या मानवीय आधार पर, मानवीय आधार पर इनको मदद मिलनी चाहिए थी? सवाल हो गया आपका। बोलिए। हल्द्वानी में जो बैठे हुए थे वो भारतीय थे, सब पाकिस्तानियों से मत अरे कहिए। भारतीय हो पाकिस्तानी हो, इससे क्या मतलब है? अवैध था कि नहीं घर उनका घर? अवैध था कि नहीं था? अवैध, हाईकोर्ट ने उनका अवैध घर कहा था कि हाईकोर्ट, अरे भारतीय है तो क्या? आप पहले ना हल्द्वानी के भारतीयों को पाकिस्तानी हिंदुओं से मत मिलाइए। तो आप तो रोहिंग्यास को, आप तो म्यांमार के रोहिंग्यास को भारत के नागरिकों से मिला देते हैं। आप तो रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत के नागरिकों से मिलवा देते हैं। सर क्या बात कर रहे हो आप? हरदीप पुरी ने क्या कहा था? हाँ क्या कहा था? और उसके बाद केंद्र सरकार ने क्या कहा था? उसके बाद केंद्र सरकार, एक मिनट, उसके बाद केंद्र सरकार ने क्या कहा था? उसके बाद केंद्र सरकार ने क्या कहा था? हरदीप पुरी कौन होते हैं? उसके बाद केंद्र सरकार ने क्या कहा था ये बता दीजिए। हरदीप पुरी ने कहा, उसके बाद केंद्र सरकार का स्टेटमेंट क्या आया? हरदीप पुरी का स्टेटमेंट के बाद बताइए। हरदीप पुरी केंद्र के मंत्री हैं। अरे केंद्र के, उसके बाद केंद्र के मंत्री हैं, लेकिन एक मंत्री है। केंद्र सरकार ने क्या कहा था? अब रुकिए एक मिनट, जरा सबकी आवाज नीचे करिए, सबकी आवाज नीचे कीजिए, सबकी आवाज, क्योंकि हो क्या रहा है। मैं आ रहा हूं विनोद बंसल जी, हम हिंदू शरणार्थियों की बात, ये जो मुस्कुरा रहे हैं ना, हंस रहे हैं, ये शाहीन बाग के सपोर्टर हैं। ये लोग शाहीन बाग में बैठे थे, संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन शाहीन बाग में संविधान की जो धज्जियां उड़ाई गई थी, जिस तरह से दिल्ली में दंगे करवाए थे, वो आपने देखा था। आज ये मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि हिंदुओं के घर टूटे। सिर्फ सैयद जवाद को बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि हिंदुओं के घर टूटे हैं। उनको इससे मतलब नहीं। और हिंदुओं को उन्होंने कहा पाकिस्तानी है, और सीए में यही इनकी तकलीफ थी कि ये तो पाकिस्तानी है, लेकिन म्यांमार से आए रोहिंग्या जो हैं वो भाई हैं, क्योंकि रिश्ता एक ही है, मजहब का रिश्ता है। बांग्लादेश से आए घुसपैठिए वो जो हैं वो भाई हैं, लेकिन पाकिस्तान से आए जो हिंदू हैं वो दुश्मन हैं। उनको नहीं भारत में कुछ मिलना चाहिए, ये सोच है इस देश के लोगों की। और मैं आपको जानकारी के अनुसार बता दूं, ये जो कह रहे हैं, जो इधर उधर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इसीलिए आवाज नीची करवाई। हरदीप पुरी ने कहा था कि रोहिंग्यास को ईडब्ल्यूएस फ्लैट दिए जाएंगे, क्योंकि दिल्ली की केंद्र सरकार ने, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने उनके लिए मकान मांगे थे। लेकिन उसके बाद जब कंफ्यूजन में कहा था हरदीप पुरी ने, बाद में केंद्र सरकार ने क्लैरिफाई किया, कि नहीं दिए जाएंगे, एक भी ऐसे व्यक्ति को ईडब्ल्यूएस फ्लैट नहीं दिए जाएंगे। यह केंद्र सरकार ने हरदीप पुरी के बयान के बाद बड़ी स्पष्टता से कह दिया था। लेकिन हरदीप पुरी के बयान को बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार ने जो क्लैरिफिकेशन दिया था उसको नहीं बताएंगे, क्योंकि कंफ्यूज करना मकसद है। विनोद बंसल जी, क्या आपको लगता है कि इसमें केंद्र सरकार की बड़ी भूमिका है कि इन लोगों को जो है ठीक से इनकी व्यवस्था हो, कि राज्य सरकार ने जो किया वो नियम के अनुसार कर दिया? अशोक जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है एक्चुअली। आज जिस टॉपिक पर आप डिबेट करवा रहे हैं, उस डिबेट में जिस शालीनता और गंभीरता के साथ में संवैधानिक विषय और बाकायदा राज्य और केंद्र की जो जिम्मेदारी है उसको सुनिश्चित करना चाहिए, बड़ी अच्छी डिबेट चल रही थी। लेकिन एक व्यक्ति जो है ना, वो अपनी अट्टहासी मानसिकता को लेकर के और जिस तरह से रावण की तरह हंस रहा है ऐसे संवेदनशील विषय पर भी, तो उससे आपके सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं उसकी मानसिकता, चाल चरित्र, चेहरा क्या है। और डेफिनेटली जो लोग पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को अपना सारा कुछ दांव पर लगा देते हैं, आप देखिए कि लाखों रुपए तो इनके जो शाहीन बागी वो जो एमएलए है उसने बांटे थे, और उसके बाद में उनको शेल्टर बना के दिया था। बिजली पानी अभी भी फ्री है। साउथ दिल्ली के अंदर आप देखिए, साउथ दिल्ली की प्राइम लैंड की प्रॉपर्टी को घेरा हुआ है उन्होंने। और कई जगह जो राज्य सरकारों ने उनको चिन्हित करके बाहर निकालने की बात करी, तो
तो यही लोग जाकर के कोर्ट में जाकर के कहने लगे दे आर द फॉरेनर्स, उनके साथ फॉरेनर जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। आप देखिए जिनको बाहर इवैक्यूएट करने की बात थी उनको इन्होंने फॉरेन नेशनल बना दिया, अगर 5 स्टार होटल में रहना चाहिए फॉरेनर्स के साथ में। ये तो है इनकी मानसिकता। दूसरी बात यह कि जिस तरह से फर्जी दस्तावेज बनाने में ये जो जिहादी तत्व हैं या जो कांग्रेसी गैंग है वो बहुत एक्सपर्ट है। अगर कोई ये दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान के हिंदू हैं, और पाकिस्तान के हिंदू नहीं है, मैं कहता हूं ये भारतीय हिंदू हैं। आप देखिए कि इनसे कभी किसी ने कंसेंट नहीं ली थी कि हमें पाकिस्तान में भेज दो। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को पता नहीं क्या हुआ, 14 अगस्त 1947 की आधी रात को अचानक इनको तो पता भी नहीं लगा। जैसे ही सुबह हुआ पता लगा हम तो भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है। ये दोस्त इनका थोड़ी है भाई, ये दोस्त तो उन हुक्मरानों का है, कांग्रेस का है, या जो अंग्रेजों का है जिन्होंने भारत और पाकिस्तान का एक दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन करके भारत मां के 2 टुकड़े कर दिए। और उस पर ये जब किसी को बुलडोजर चलता है, किसी का घर टूटता है, तो उसके साथ संवेदनशीलता की जगह संवेदनहीन होकर के आप 28 लगाते हो रावण की तरह। शर्म नहीं आती? वो भी एक नेशनल टीवी चैनल पर डिबेट में बैठ करके। सर विनोद जी, दूसरी बात, अब मैं आपकी बात पा रहा हूं अशोक जी, देखिए जो लोकेश जी ने बात कही, बात बड़ी गंभीर है। ये बात ठीक है कि रुकिए सैयद जवाद, सैयद जवाद एक के ऊपर एक मत बोलिए, 28 मत कीजिए, मैं आपको मौका दूंगा और विषय पर रहकर मौका दूंगा। रुकिए 1 मिनट, हाँ बोलिए। देखिए विषय को डिरेल करने का काम आपके कोई पैनलिस्ट करना चाहते हैं। मैं कहता हूं डिबेट बड़ी अच्छी चल रही थी लक्ष्मीकांत जी और लोकेश जी के बीच में। मैं कहना चाहता हूं, देखिए लोकेश जी ने बड़ी गंभीर बात पर उठाई है कि केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है, नो डाउट केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है, लेकिन राज्य सरकार क्या भाग जाएगी अपनी जिम्मेदारी से? जिस राज्य के अंदर कोई शरणार्थी आया है, कोई फॉरेन नेशनल आया है, कोई प्रवासी आया है, कुछ भी कह लो, टर्मिनोलॉजी में भी डिफरेंट, बट मैं कहता हूं मेरे राज्य के अंदर रह रहा है तो उसके साथ मानवीय व्यवहार करना, दुश्मन के साथ भी हम मानवीय व्यवहार करते हैं। जब तक हम बाहर नहीं निकालते तब तक हम जो है ना रोहिंग्या मुसलमान शरणार्थियों को भी कम से कम जो है ना जी रोटी पानी तो देते हैं ना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी कहा इस बात को। लेकिन ये लोग वो हैं जो कि दोपहर की चिलचिलाती दोपहरी में अपने 45 डिग्री के टेम्परेचर में न सिर्फ उनके मंदिरों को, घरों को आग लगा देते हैं, बुलडोजर चलाते हैं। विश्व हिंदू परिषद 2 दिन से लगातार आंदोलन कर रहा है। आप देखिए आज भी हमारा विश्व हिंदू परिषद का एक डेलीगेशन जो है अपने जो कलेक्टर टीना से मिलके आया और टीना जी को ज्ञापन दिया। अभी भी धरने में बैठे हुए सारे लोग वहां पर, ठीक है, उनकी राशन पानी की व्यवस्था वहां के स्थानीय हिंदू समाज कर रहा है। लेकिन क्या कोई जिहादी तत्व, क्या कोई सरकारी मशीनरी आज तक उनके बचाव में आई है? क्यों? आखिरकार ये जो पहली बार घटना नहीं है जी, जोधपुर के अंदर भी इसी तरह से हुआ था। मैं वही कह रहा हूं, जोधपुर में 1 महीने के अंदर 2 घटनाएं हो जाती हैं। आप देखिए कि जो लोग आए हैं अभी, उनका अशोक जी, जो लक्ष्मीकांत जी ने बताया, उनका वेशभूषा, उनके बोलचाल, उनका काम करने का प्रक्रिया, वो सारे राजस्थान से मिलती जुलती है। राजस्थानी उनको विनोद जी, मुझे एक ब्रेक लेना, फिर उसके बाद मेरे साथ राजस्थान से जो सामाजिक कार्यकर्ता ललित शर्मा जी भी हैं, ये इन लोगों के बीच गए भी थे। और मैं सैयद जवाद जी, आपको भी, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मेरा निवेदन है इस मुद्दे पर संवेदनहीनता मत दिखाइए, संवेदनशीलता से बहस कीजिए और इस पर जो विषय पर रहा है विषय से भटके ना। आखिर कोई भारत में आया है, चाहे वो आप उसे 1 मिनट रुकिए, आप उसे मानते हैं कि पाकिस्तानी है या कोई भी है, अगर आया है, हिंदू है, अगर वो 150 लोग हैं तो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती थी उनके घर तोड़ने से पहले। मैं सिर्फ इस बात पे रहना चाहता हूं, आऊंगा इस विषय पर इस ब्रेक के बाद। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. Kami Chacha. 안녕하세요, 저 박도상 지저도. 양용 선저구 땅바.
yan na di last mensa yung gwek mendo kujaktak ngil fa zergi mendo सर आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर, तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित है। दो टुका आप देख रहे हैं, देश छूटा घर टूटा। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान में रह रहे उन पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों की, जिनकी बहु बेटियों को वहां पर जबरन उठाकर उनकी इज्जत लूटी जा रही थी। उनको जो है उनको धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा था। और पाकिस्तान की जो खराब स्थिति थी, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे थे, उसके कारण वो भारत में आए और यहां पर वो नागरिकता मिलने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले राजस्थान सरकार ने 1 महीने के अंदर 2 शहरों में, पहले जैसलमेर में, माफ कीजिएगा, पहले जोधपुर में और अब जैसलमेर में, कुछ 100 हिंदू शरणार्थियों के मकानों पर बुलडोजर चढ़ा दिया। उनको इतना मौका भी नहीं दिया कि वो कोई अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कर पाते। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 5 लोग जुड़े हैं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी बीजेपी से जुड़े हैं, लोकेश जिंदल मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता हैं, विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हैं, और ललित शर्मा जी मेरे साथ हैं, राजस्थान के सामाजिक कार्यकर्ता। 1 मिनट आ रहा हूं सैयद जवाद जी। ललित शर्मा जी, आपने तो इन लोगों को दुख दर्द को बहुत पास से देखा है। क्या कारण है, मतलब ये जो कुछ हो रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? वहां के स्थानीय लोग किस तरह से देखते हैं? देखिए अशोक जी, जब भारत में ये नागरिकता संशोधन कानून जब लागू होने वाला था, उस दरमियान मैं ऐसी बस्तियों में गया था, जोधपुर में गया था। जोधपुर में वह बस्ती जो है वो 400 बीघा जमीन पर बसी हुई थी। तो ये 400 बीघा जमीन पर बसी हुई थी। मैंने जाकर और नागरिक जो आए हुए थे, शरणार्थी, तो भाई आप भी कह रहे थे जावेद साहब कि उनको प्रवासी बोला जाए। प्रवासी नहीं, जो शरण आता है वो शरणार्थी होता है। तो ये आए थे, उनसे मैंने जब बातचीत की थी तो उन्होंने वहाँ पाकिस्तान में जो उनके ऊपर जुल्म हुए थे, जो उनके ऊपर दुख हुए थे, दुखों का पहाड़ जो टूटा था, उसके बारे में उन्होंने बताया था कि इस प्रकार से होता था। वहां हमें खाने के लिए नहीं मिलता था, हमें काम के लिए हमें नहीं मिलता था, और जबरन हमसे मारपीट की जाती थी, इसलिए हम यहाँ आए। तो जब मैं वहां गया था तो वहां पर करीबन 200 मकान बने हुए थे, कच्चे पक्के मकान 200 मकान बने हुए थे। तो अशोक जी, इसके अंदर ये बात आई है कि ये मकान जो तोड़े गए थे, तो यहाँ क्या है, जेडीए की 400 बीघा जो जमीन थी, वो 400 बीघा जमीन पर भू माफियाओं ने कब्जा करवाकर 70,000 से 2 लाख तक की रकम लेकर और इन लोगों को दिया था। मगर ये तो बोले वाले लोग थे, और ये वहां से जो पैसा बचा कर लाए थे वो पैसा इन्होंने यहाँ लगा दिया। उनके बाद में इन्होंने यहाँ मेहनत करके करना शुरू किया। मगर जब वो भूमाफिया इनकी आड़ के अंदर वह चाह रहे थे कि हम भी कुछ जमीन दबा लें, और वो जमीन नहीं दबा पाए, तो उन्होंने ये शिकायत करके और उनको हटाने का प्रयास किया। तो मैं तो ये मानता हूं कि ये जो किया है ये गलत किया है। जब 200 मकान थे तो उसमें 70 मकान को क्यों चिन्हित किया गया? तो हो सकता है ये वोट बैंक की राजनीति हो। तो मैं तो ये मानता हूं कि ये गलत किया। और मैंने जब देखा उनको, और उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, महिलाओं को भी पीटा गया, इस प्रकार की घटना हुई, ये तो बहुत खराब घटना है। और शरण आए हुए हैं तो भारतीय सरकार और राजस्थान सरकार दोनों को ये रखना चाहिए कि भाई इनके ये आए हुए हैं तो इनको जल्दी से जल्दी नागरिकता दी जाए, इस प्रकार से। मगर अब देखिए, ये अब हो रहा है, जब राजस्थान में चुनाव आ रहा है, तो अब इसमें तो अब ये देखते हैं कि भाई ये हो सकता है कि ये राजनीतिक मानसिकता से ऐसा किया। ओके। सैयद जवाद बोलिए। देखिए क्या है, मैं अशोक जी थोड़ा सा टॉपिक से हट करके बात करूंगा, और करने दीजिएगा, अलाउ मी, मैं रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं। देखिए क्या है, अभी चुनाव कर्नाटक से आ रहा था,
और मध्य प्रदेश जा रहा था, रास्ते में इनको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, और आगे भी अभी पता चल जाएगा इनको। दूसरी चीज मैं कहने जा रहा हूं, अब बात साफ निकल के आई है, कुछ लोगों ने, स्थानीय लोगों ने शिकायत करी, और शिकायत करने के बाद उन्होंने कहा कि ये जमीन हमारी है, आप अपने दिखाइए। और जो नहीं थी उनकी एक मिनट रुक जाइए एक मिनट, बात पूरी हो जाए, रुकिए विनोद जी, एक मिनट रुकिए विनोद जी, फिर देखिए, बोलिए। तो यानी भारतीय नागरिकों की शिकायत के ऊपर प्रशासन कार्रवाई कर रहा, और वो भी संवैधानिक दायरे के अंदर रह करके। तो आप क्या चाहते हैं कि जो भारतीय नागरिक हैं, जो अपने देश का डीएम है, जो अपने देश की चुनी हुई सरकार है, भाई आप मानते हैं राजस्थान की सरकार भी इसी देश की सरकार है, कहीं बाहर की तो है नहीं वो, या भारत के बाहर की सरकार है। अगर वो संवैधानिक दायरे के रह करके, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसी के हक और हकूक नहीं मारना चाहिए इंसानियत के तौर पे, इंसानियत का दर्जा सबसे ऊपर है। अगर संवैधानिक दायरे के अंदर रह करके कानूनी कार्रवाई कर रहा है राजस्थान की सरकार, तो भाई साहब भारतीय जनता पार्टी, बड़ी हैरत की बात है, इंसानियत का हवाला देकर, सैयद जवाद जी, इंसानियत का हवाला देकर, सैयद जवाद जी, सैयद जवाद यहाँ के भारतीय मुसलमानों के साथ तो सैयद जवाद ओके, सैयद जवाद सुनिए, सैयद जवाद ये सुनिए, मैंने आपको विषय से इतर भी जाकर, आपने राजनीतिक टिप्पणियां में, मैं उससे आपको, ठीक है आपने उस पर बोला, आपका अधिकार है, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, क्या मानवीय आधार पर, एक मिनट विनोद जी, क्या मानवीय आधार पर यह घटना ठीक है कि उनको आप 24 घंटे की मोहलत, सब संविधान में दायरे में हो रहा है, मैं मानवीय आधार पर पूछ रहा हूं, सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? मानवीय व्यक्ति से मानवता की बात कर रहे हो। मैं अरे देखिए बंसल जी, मेरे अंदर आप जैसा नफरती की, बोलिए जवाब दीजिए, आपके अंदर चल रहा है, वो तो सबको दिख रहा है। अरे सुन लीजिए भाई, लोकेश जी आ रहा हूं, आपके अंदर से, देखिए आपकी शक्ल ही बिल्कुल रावण जैसी लग रही है। अरे सर एक मिनट, पर्सनल टिप्पणी नहीं, एक मिनट, इस तरह से पर्सनल टिप्पणी, एक मिनट, किसी की शक्ल नहीं, उन्होंने आपकी हंसी पे की थी, आप शक्ल पे कर रहे हैं, उन्होंने आपकी हंसी पे की थी, आप उनकी शक्ल पे कर रहे हैं। एक मिनट, आवाज नीचे कर दीजिए, मैं इसमें उलझना नहीं चाहता हूं, मैं इन पर्सनल टिप्पणियों में उलझना नहीं चाहता हूं। एक मिनट, मैं लोकेश जी और लक्ष्मीकांत जी आपके दोनों के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं, और वो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी है, रुकिएगा सैयद जवाद, याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी है, इस देश के अंदर 5 करोड़ घुसपैठिए अवैध रूप से रह रहे हैं, यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी है, 5 करोड़, और इन 5 करोड़ लोगों को निकालने के लिए जब एनआरसी की बात होती है तो किस तरह से लोग छाती पीटते हैं। ये घुसपैठी है, 5 करोड़ घुसपैठी है जो अवैध रूप से आ गए हैं। आज ये हो रहा है कि ये तो अवैध रूप से रह रहे थे, लेकिन 5 करोड़ अवैध घुसपैठियों को जो बांग्लादेश से रोहिंग्या, उनको हटाने के लिए कोई तैयार नहीं है। और अभी संविधान की बात हो रही है ना, मैं आपको संविधान के तहत सिर्फ आपको एक अदालत के एक जज की टिप्पणी पढ़ के सुना रहा हूं। 25 जनवरी 2022 को दिल्ली की जो रोहिणी की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उनकी टिप्पणी है ये, और बांग्लादेशी घुसपैठियों को विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत सजा सुनाते हुए जज साहिबा ने टिप्पणी की थी। और सुनिएगा उनकी टिप्पणी क्या थी। जज साहिबा कहती हैं, वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोगों के कारण सरकार भारत में अवैध रूप से रह रहे 3 करोड़ बांग्लादेशियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई नहीं कर पाती है। यह जज साहिबा कह रही हैं कि वोट बैंक की राजनीति करने वाले यही लोग हैं जो इनके कारण इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती है। वो कहती हैं अवैध रूप से रह रहे ये बांग्लादेशी ना केवल यहां मजे से जीवन यापन कर रहे हैं, बल्कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों और भारतीयों के लिए बनाई गई सरकारी सुविधाओं का भी भरपूर मात्रा में दोहन कर रहे हैं। यह देश का दुर्भाग्य है कि देश के नागरिकों को गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। अधिकांश लोगों को राशन कार्ड और अन्य सुविधाएं नहीं मिल पाती, जबकि वोट बैंक की गंदी राजनीति के कारण घुसपैठ करके आए बांग्लादेशी यहां का नागरिक खुद को साबित कर देते हैं राशन कार्ड, वोटर कार्ड और अन्य पहचान पत्र जैसी सुविधाएं लेकर। एक देश की जज कह रही हैं, उनकी टिप्पणी है ये, 5 करोड़ अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठी रह रहे हैं, वो हमको स्वीकार हैं, वो हमारे भाई हैं क्योंकि मुस्लिम हैं, लेकिन ये 150 शरणार्थी स्वीकार नहीं। इनके रूप से संविधान के अनुसार जो कार्रवाई हो रही है वो सही है, क्योंकि ये कार्रवाई संविधान के तहत हो रही है। लेकिन हाँ, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, ये कार्रवाई तो संविधान के तहत हो रही है, ये बात तो ठीक है। हाँ, आ रहा हूं लोकेश जी,
कार्रवाई तो संविधान के तहत ही हो रही है। देखिए, मैंने कहा, मैंने 5 करोड़ घुसपैठियों की बात कहा, सैयद जवाद कितने उत्तेजित हो गए, कितने उत्तेजित हो गए। 5 करोड़ अवैध, 150 हिंदू जिनको बर्दाश्त नहीं है, 5 करोड़ अवैध घुसपैठियों के लिए कितने परेशान हो गए वो। रुकिएगा सैयद जवाद, मैंने अपनी टिप्पणी नहीं की, आप जिस संविधान की बात कर रहे थे उसी संविधान के तहत एक जज साहिबा की मैंने बयान पढ़ के सुनाया। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, भाई जिम्मेदारी आपकी भी है, और दूसरी बात ये बात ठीक है कि स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी, उसके अनुसार कार्रवाई हुई ना। देखिए अशोक जी, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो 150 ये शरणार्थी यहाँ पर आए हैं, ये तारबंदी काटकर नहीं आए हैं, रात के अंधेरे में भारत में नहीं घुसे हैं। ये पासपोर्ट लेकर, वीजा लेकर भारत के कानून के तहत यहाँ पर रह रहे हैं। कानून के तहत इन्होंने भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई किया हुआ है, और जैसे इनको नागरिकता मिलेगी ये भारत के नागरिक बन जाएंगे, भारत के नागरिक बनने के प्रोसेस में। ये समस्या क्या है कि ये यहाँ पर आए, आकर यहाँ रहने लगे तो इन्होंने अपने अस्थायी घर बनाए। राजस्थान की सरकार ने उनके ऊपर बुलडोजर चलाए, इसलिए चलाए, उनको बाहर डिपोर्ट नहीं किया है, उनको पाकिस्तान नहीं भेजा है, उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए अवैध मानते हुए। मेरा सवाल यह है कि राजस्थान में रह रहा कोई भी अवैध तरीके से व्यक्ति, उसके ऊपर क्या राजस्थान की सरकार बुलडोजर चलाएगी? क्या मैं पूरा बाहर की स्थिति छोड़ दीजिए, मैं तो राजस्थान की बात कर रहा हूं। मुख्यमंत्री के घर से 1 किलोमीटर दूर रह रहे अवैध लोगों पर क्या राजस्थान की सरकार बुलडोजर चलाएगी? और तो छोड़ दीजिए आप इन बातों को। और दूसरी बात सुनिए, आप इनकी बात कर रहे हैं 150 लोगों की, आपने उनको 46 डिग्री टेम्परेचर में भरी धूप में बच्चों को, महिलाओं को लाठियां मारी, आपने उनको अस्पताल में भर्ती करने की स्थिति में पहुंचा दिया आपने इसके नाम पर। आप तो मुझे इतना बता दीजिए कि मैं ये कह रहे हैं कि संविधान के दायरे में कार्रवाई हुई, क्या आप संविधान की हर बात को स्वीकार करते हैं? भारत का संविधान तो यह भी कह रहा था कि शाहीन बाग का धरना गलत था। भारत का संविधान तो आपको 25 चीजों के ऊपर टोकता है, आप उनकी कितनी पालना करते हो? भारत का संविधान तो यह भी कहता है कि सड़क रोड पर आप धार्मिक गतिविधि नहीं कर सकते। भारत का संविधान तो 25 चीजें कहते हैं। जब आपको अपनी जरूरत हो तो संविधान ताक पर, और जब किसी और के लिए हो तो संविधान सामने। लोकेश जिंदल, दोनों बातें नहीं चलेगी। लोकेश जिंदल जी रिस्पॉन्ड, ये दोनों बातें नहीं चलेगी। सैयद जवाद रुक जाइए, जब आपसे सवाल पूछा जाए आप क्यों आप इन शरणार्थियों के खिलाफ हैं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन इतना भी खिलाफ मत होइए कि आप लगातार बोलिए। जब आपको मौका दूं तब आप बोलिए। लोकेश जिंदल जी रिस्पॉन्ड कीजिए। अशोक जी, शरणार्थी नहीं है तो देश के खिलाफ हैं। ओके, नहीं, पर्सनल टिप्पणी छोड़ दीजिए। चलिए लोकेश जिंदल जी बोलिए। रुकिए सैयद जवाद, रुकिए, आपकी आवाज नहीं जा रही है स्क्रीन पर, रुकिए। लगातार चिल्लाकर इस विषय को डिरेल मत कीजिए। लोकेश जिंदल जी रिस्पॉन्ड कीजिए। इसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, देखिए इंडिया जो है यूएनएचसीआर का भी सिग्नेटरी है। अगर केंद्र सरकार हो जाए जी, अगर केंद्र सरकार इनको रेफ्यूजी स्टेटस, ओके ठीक है आपका, ओके आपका सवाल, एक मिनट विनोद जी, एक मिनट, सरकार की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? विनोद जी एक मिनट, मैं आपका सवाल पूछ लेता हूं। लोकेश जी आप एक मिनट, लोकेश जी उनका सवाल एक ऐड कर लीजिए। वो कह रहे राजस्थान सरकार की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। वो बिल्कुल बोलिए लोकेश जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं बंसल साहब। देखिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी ये केंद्र का सब्जेक्ट है। अब आप ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा केंद्र कि राज्य की कोई भी ऐसी पॉलिसी जो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन करे, ऐसी कोई लागू की जाए। जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आएगी, ये कहाँ से आ गया? घर तोड़ने बंसल जी एक बार उनको बोलने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। बंसल जी प्लीज। अगर कोई भी समूह जो भारतीय नागरिक नहीं है वो भारतीय भूमि पर सेटल करता है, उसमें राज्य जो है बिना किसी केंद्र के कानून की अनुमति के बिना उनको लीगल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, रेजिडेंटशिप, सिटीजनशिप नहीं दे सकती। ये केवल और केवल केंद्र का सब्जेक्ट है। अगर इसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप करेगी, नेशनल सिक्योरिटी पे क्वेश्चन उठ सकता है और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। दूसरी बात, अच्छा एक मिनट, मैं इस पर बंसल जी का रिस्पॉन्ड लेके ब्रेक लेके फिर आता हूं आपके पास। बंसल जी रिस्पॉन्ड कर दिए जल्दी से, फिर मैं एक ब्रेक लेके फिर लोकेश जी के पास और बाकी। देखिए मैं कहता हूं कोई व्यक्ति अगर लीगल तरीके से भारत में आया है और राज्य के अंदर कहीं रह रहा है, तो रहने से पहले, अगर राज्य में घुसने से पहले, या तो उसमें वो परमिट लगाओ कि मैं राज्य के अंदर नहीं घुसने दूंगा। अगर घुसा है तो उसके मानवीय अधिकारों की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, इस बात से भाग नहीं सकते। दूसरी बात ये कि ऐसे केस में अगर कोई व्यक्ति वहां रह रहा है तो नेशनल सिक्योरिटी को कोई थ्रेट तो नहीं था? क्या कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी ऐसी आपके पास कि जो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट की कोई इंडिकेशन दे रही थी? क्या कोई सेंट्रल एजेंसी ने या स्टेट एजेंसी ने कोई आपको, राज्य सरकार को एक रिपोर्ट दी थी कि भाई 10 सेकंड
एक मिनट, लक्ष्मीकांत जी जल्दी 10 सेकंड, फिर मैं ब्रेक लेता हूं, बोलिए। मैं कांग्रेस के नेता से केवल एक लाइन का जवाब चाह रहा हूं कि जो बिना परमिशन के राजस्थान में रह रहे हैं, क्या उन सब अवैध प्रवासियों के ऊपर या अवैध घुसपैठियों के खिलाफ क्या बुलडोजर चलेगा आज से? ओके, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, फिर लोकेश जी आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। सैयद जवाद रुकिए, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद लोकेश जिंदल जी आपके पास, ब्रेक के बाद। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है, उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। Kami Chacha. 안녕하세요, 적박도상 지제도. 양용 선저기 땅바. 연락 딜라스 편장 연구위원도 작당 율패저기위원도. तो देश छूटा घर भी टूटा, बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों पर, जिन पर राजस्थान सरकार ने 2 अलग अलग जिलों में 1 महीने के अंदर जिनके घरों पर बुलडोजर चढ़ा दिए। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं जी। लोकेश जिंदल जी रिस्पॉन्ड कीजिए। आप दूसरी एक बात कह रहे थे, दूसरी बात फिर मैं कह रहा हूं। एक तो बात मानवीय आधार पर, क्या 24 घंटे का उनको नोटिस नहीं देना चाहिए था? दूसरी बात, सरकार चाहती तो इन 150 लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर सकती थी। और लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं कि भाई क्या मुख्यमंत्री के निवास के पास जो लोग रह रहे हैं, बाकी लोग क्या उनके अवैध लोगों पर बुलडोजर चलाने के लिए तैयार हैं? रुकिएगा, सही जवाब तो पहले प्रश्न का जवाब दे दूं। हमारे जो मित्र हैं भाजपा के, उन्होंने कहा था कि बाकी जो लोग अवैध रूप से रह रहे हैं क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? तो मैं उन्हें बता दूं कि 2021 में राजस्थान सरकार ने 15 नए पुलिस स्टेशन स्थापित किए थे और अभी हाल ही में 201 करोड़ रुपए और निवेश किया है पुलिस स्टेशन में, ताकि लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान का और अच्छा किया जा सके। और जो भी इस प्रकार के असामाजिक और एक लाइन का जवाब दीजिए। मुझे कहने दीजिए। रूप से घुसपैठिए राजस्थान में रह रहे हैं, 2 मिनट मेरी बात सुनिए। उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्य होगी। अगर देखिए कोई भी अवैध कार्य राजस्थान सरकार उसके खिलाफ ठोस कदम उठाएगी, बिल्कुल होगी। आप निश्चित दूसरी बात वो बड़ा स्पेसिफिक सवाल है, क्या अवैध रूप से जो वहां घुसपैठे रह रहे हैं या जो बाकी अवैध, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सिर्फ इन्हीं को टारगेट क्यों किया गया? बड़ा स्पेसिफिक सवाल है जी। श्रीवास्तव जी, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और ऐसा बिल्कुल भी कहना, इनके पास कोई तथ्य नहीं है इस बात को कहने का। अरे मैं आपको कह रहा हूं, आ रहा हूं, उनकी बात पूरी है जल्दी से, 30 सेकंड में जल्दी से अपनी बात पूरी जी। और दूसरी बात, आपने बहुत अहम सवाल उठाया कि मानवीय तौर पर कोई ना कोई गाइडलाइन इशू जरूर होनी चाहिए। मैं भी इसका समर्थन करता हूं कि अगर उन्हें केंद्र सरकार ने रेफ्यूजी का स्टेटस दिया है और वे रेफ्यूजी है, शरणार्थी हैं भारत के अंदर,
तो कोई ना कोई ऐसा सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट केंद्र का और राज्य द्वारा कोई ना कोई गाइडलाइन जरूर होनी चाहिए ताकि उनके रहने की व्यवस्था हो, क्योंकि इससे सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश है कि आर्टिकल 21 के तहत उनके रहने का कोई ना कोई व्यवस्था जरूर की जानी चाहिए। लक्ष्मीकांत जी जल्दी से 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं सही जवाब। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को ये कह रहा हूं कि मैं कल, आप ये मुझे समय बता दें, उस समय पर मैं जाकर अवैध घुसपैठियों के सामने खड़ा हूंगा, ये मुझे गारंटी दे दे, बुलडोजर चलवा देंगे। ओके, दे दे गारंटी। ओके लक्ष्मीकांत जिंदल जी, मैं आपसे ये एक मिनट लक्ष्मीकांत जिंदल जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप ये वीडियो जो है, मुझे नहीं मालूम कांग्रेस का कोई नेता, कोई जिंदल जी शायद राजस्थान में नहीं है, कहीं और है स्टेट में, लेकिन आप ऐसे जो अवैध घुसपैठ है आप उनका जरूर वीडियो बना के भेजिएगा, उसको कम से कम हम कोशिश करेंगे, ये विषय जब दोबारा उठाएंगे इस विषय को चलाएंगे, हम इस वीडियो को चलाएंगे, तब जरूर सवाल पूछेंगे। सही जवाब बोलिए जल्दी से। देखिए, अब मुझे थोड़ी सी बीच में कोई हैकलिंग ना करे, मैं आपको जवाब दे दूं एक मिनट में, क्योंकि अब समय बिल्कुल कम है। संक्षेप जी बोलिए। हो गई। देखिए, विदेशी अधिनियम 1946 धारा 3 के तहत केंद्र सरकार को अवैध विदेशी नागरिकों का पता लगाने का, हिरासत में लेने का निर्वाधित अधिकार है। पासपोर्ट भारत के प्रवेश अधिनियम 1920 धारा 5 के तहत अधिकारी को भारत के संविधान अनुच्छेद 258A के तहत बलपूर्वक एवं अवैध विदेशियों को हटाने का भी अधिकार है। ये केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस हैं और काफी समय। अरे भाई, वो पासपोर्ट लेकर आए हैं, वीजा लेकर वो अवैध कैसे हो गए भाई? वो अवैध कैसे हुए? अवैध कहां से हुए वो? अरे पूरी बात तो फिर हकले हुए, पूरी बात बोली मैंने। अरे तो आप नियम बता रहा। अरे आप किसको अवैध कह रहे हैं? अशोक भाई, अरे नियम कहां से आ गया? ऐसा लगता है जैसे नियम के पास वीजा है, अवैध कैसे हो सकता है? अशोक भाई, पूरी बात बीच में फिर आपसे मैंने रिक्वेस्ट करी थी हैकलिंग ना हो। अरे तो आप सब डिरेक्ट क्यों हो जाते हैं बार बार? अरे तो मैं डिरेक्ट क्यों हो जाते हैं विषय से? और सुन लीजिए, और सुन लीजिए बंसल जी, बसे हुए काफी सारे रोहिंग्या। अरे अवैध रूप से, अरे हम तो कह रहे हैं अवैध रूप से जो है उनको उठाकर फेंकिए हिंदुस्तान के बाहर। हम तो कह रहे हैं रोहिंग्या हो, बांग्लादेशियों कोई हो, उनको उठा के फेंकिए बाहर। लेकिन आप वो नियम मत बताइए जिसका संदर्भ नहीं है। संदर्भ में बताइए, पूरी बात बोलने दीजिए। अरे सर, संदर्भ में बताइए। बता रहा हूं, बोलने तो दीजिए। बोलिए। मैं कह रहा हूं यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं और विनोद बंसल जी बैठे हुए हैं। इनको 5 फैमिली अपने घर पे रख ले, इनको ज्यादा दिक्कत है जब तक कार्रवाई हो रही है, और 5 फैमिली इनके घर पे चले जाए, इनके घर में रह ले। ओके, विनोद बंसल जी बोलिए, विनोद बंसल जी बोलिए। ओके, अब नीचे कर दीजिए आवाज, विनोद बंसल जी बोलिए। देखिए, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए तो ये टेंट भी बनाएंगे, पानी, राशन पानी भी फ्री करेंगे, उनको 10-10 लाख रुपए अलग से देंगे, और उसके बाद में उनका राशन कार्ड भी बनवाएंगे, पासपोर्ट भी बनवाएंगे। और अगर पाकिस्तान से अगर कोई हिंदू शरणार्थी आ गया जो भारत का ही नागरिक था कभी, वो उसको अगर बसाना है तो 5 फैमिली विनोद बंसल रख ले, 5 फैमिली से आप लक्ष्मीकांत जी रख लें। वाह, क्या बात है भैया। मैं बता दूं आपको, मैं 5 नहीं, हमने 50-50 फैमिलियों को पाला हुआ है, आपको नहीं पता। और हम उनके लिए जी जान लेकर के अभी भी जो राजस्थान के अंदर रह रहे हैं ना, कहीं भी हो, विश्व परिषद उनके हर चिंता का, हर आवश्यकता की चिंता करता है। बंसल जी, मैं दर्शकों को सिर्फ एक आंकड़ा दे दूं, ये दिल्ली सरकार का है। दिल्ली सरकार 7 लाख रुपए हर महीने रोहिंग्यास के ऊपर खर्च कर रही है, उनको पानी, बिजली, यहां तक कि उनको फोन करने की सुविधा दी जा रही है। और दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी ने तभी चिट्ठी लिखी थी हरदीप सिंह पुरी को कि इनको ईडब्ल्यूएस के फ्लैट दे दिए जाए। तो 7 लाख रुपए रोहिंग्यास पे खर्च हो सकते हैं, लेकिन हिंदू शरणार्थियों के ऊपर क्यों पैसा खर्च होगा? उनकी जिम्मेदारी विनोद बंसल संभाले, उनकी जिम्मेदारी जो है लक्ष्मीकांत भारद्वाज संभाले। और अंत में सिर्फ मैं एक ही बात बता रहा हूं, एक ही बात कह के जा रहा हूं कि दरअसल दिक्कत क्या है। ये जो सीए कानून आया था ना, वो इसीलिए आया था, इन्हीं हिंदुओं के लिए आया था। और तब सीए के खिलाफ जिन लोगों ने शाहीन बाग खड़ा किया, जिन लोगों ने प्रदर्शन किए, दंगे करवाए, जिन्होंने सीए को लेकर चुनौती दी, कहा कि नहीं मुसलमानों को भी यहां पे आने देना चाहिए, सिर्फ हिंदू और सिख कैसे आ सकते हैं, वही लोग हैं जो आज इन हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको हिंदू शरणार्थियों से दिक्कत है, घुसपैठियों से दिक्कत नहीं है। 5 करोड़ घुसपैठिए हिंदुस्तान में रहें, उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए ये आ जाएंगे सब लोग। 5 करोड़ अगर घुसपैठियों को हिंदुस्तान से बाहर निकालने के लिए एनआरसी आएगा तो उसके लिए लड़ जाएंगे, दंगे करवा देंगे। लेकिन 150 हिंदू परिवार स्वीकार नहीं है, यही दुर्भाग्य है। बहरहाल आज 2 टूक में इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया, नमस्कार।